प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ के रूप में वेद भाष्यकाराः इस प्रकार का विषय विज्ञापित है, जिसको हम भागशः अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम भाग का आज अध्ययन करने वाले हैं। वेद के अर्थ सरल और सुगम नहीं है और वैदिक संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृत की तुलना में अत्यंत जटिल है। इसलिए वेद के मंत्रों के तात्पर्य का ज्ञान कराने के लिए बहुत सारे विद्वान जैसे कि स्कंदस्वामी, नारायण, उद्गीत इत्यादि भाष्यकारों ने अपनी मति के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार, विद्या के अनुसार भाष्यों की रचना की। भाष्य का तात्पर्य केवल मंत्र का अर्थ कर देना इतना ही नहीं है, अपितु मंत्र का ससंदर्भ, सविनियोग उल्लेख करना, किस मंत्र का कौन ऋषि है, किस मंत्र का कौन देवता है, मंत्र में छंद क्या है, वस्तुतः मंत्र का प्रयोग किस कार्य में किया जा रहा है, इसका यथार्थ विनियोग क्या है, संपूर्ण कंडिका का जो भावार्थ है वो कहाँ अन्वित हो रहा है, मंत्रांश का कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से विस्तृत रूप से इन सब चीजों का ज्ञान कराना, ये सब कार्य भाष्य के अंतर्गत किए जाते हैं। इस पाठ में हम वेद के क्रम से यथा ऋग, यजुः, साम, अथर्व इत्यादि भाष्यकारों के विषय में जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने से ऋग्वेद के भाष्यकारों के विषय में आप लोग जान पाएंगे, शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों के विषय में आप जान पाएंगे। ये जो भाष्यकार हैं ये कहाँ निवास करते थे, किस समय इनका जन्म हुआ, इन्होंने क्या अन्य रचनाएं की, ये सब विषय हम जान पाएंगे और ऋग्वेद इत्यादि वेदों का अवलंबन करते हुए हम शोध प्रबंध की रचना भी कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम ऋग्वेद के भाष्यकारों की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कौन कौन भाष्यकार हैं, उन्होंने कौन से भाष्य लिखे, उनकी स्थिति क्या थी। ऋग्वेद पर सबसे पहले स्कंदस्वामी का भाष्य प्राप्त होता है। ये जो स्कंदस्वामी हैं, इन्होंने निरुक्त नाम के ग्रंथ के ऊपर भी अपनी टीका लिखी है। वस्तुतः स्कंदस्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के वल्लभी नाम के नगर में हुआ था और स्कंदस्वामी के पिताजी का नाम भर्तृध्रुव था। ऋग्वेद भाष्य के प्रथम अष्टक में इस प्रकार का श्लोक प्राप्त होता है, जिससे हमें उपर्युक्त बताई हुई समस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। वल्लभी विनिवासस्येतां मृगर्थागम संहृतिम भर्तृध्रुवस्सुतश्चक्रे स्कंदस्वामी यथा स्मृति। बाद के ग्रंथों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकर्ता जो हरिस्वामी हैं वो इनके शिष्य थे। इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि 7वीं सदी इनका काल हो सकता है। स्कंदस्वामी जी के द्वारा प्रणीत ऋग्वेद भाष्य जो है अत्यंत विस्तार पूर्वक और योग्यता पूर्वक लिखा गया है। भाष्य के प्रत्येक सूक्त के आरंभ में ऋषि और देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है और इनको बताने वाली अनुक्रमणी ग्रंथों के श्लोकों में भी उनका उद्धरण देखने को मिलता है। वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञापन में निरुक्त एक परम प्रमाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। निरुक्त के वचनों का भी इनके द्वारा यथास्थान प्रयोग किया गया है। इनके भाष्य सरल, कम अक्षर वाला, अल्पाक्षर और व्याकरण सम्मत तथ्यों के प्रयोग से युक्त दिखाई पड़ता है। आचार्य सायण के द्वारा किए गए भाष्य के ऊपर स्कंदस्वामी के भाष्य का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्कंदस्वामी जी का भाष्य ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक तक प्राप्त होता है। ये माना जाता है कि जो इसके बाद के अष्टक थे, अर्थात ऋग्वेद का अवशिष्ट अंश जिस पर इनका भाष्य इन्होंने स्वयं नहीं लिखा, वो अन्य आचार्यों के द्वारा पूर्ण किया गया।
अनंत शयन ग्रंथावली में इस भाष्य के प्रकाशन को क्रमशः बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है। द्वितीय है ऋग्वेद के भाष्यकारों में नारायण। ऋग्वेद भाष्य में वेंकट माधव का वचन प्राप्त होता है, स्कंद स्वामी नारायण उद्गीत इति ते क्रमाद चक्रुः सहैकम ऋग्भाष्यम पदवाक्यर्थ गोचरम। इस श्लोक से ज्ञात होता है कि स्कंद स्वामी जो हैं और नारायण जो हैं, इन दोनों का काल अलग अलग नहीं था। इस श्लोक से यह भी ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा। साम का भाष्य करने वाले माधव के पिता नारायण और ऋग्वेद के भाष्यकर्ता एक ही हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। प्राप्त प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से इनका समय विक्रम की 7वीं शताब्दी रहा होगा। उद्गीत इन्होंने भी ऋग्वेद के ऊपर भाष्य किया है, इनके विषय हम जानेंगे। वेंकट माधव की कथा से यह ज्ञात होता है कि इनके द्वारा स्कंद स्वामी की सहायता पूर्वक भाष्य प्रणयन किया, अर्थात इन्होंने स्कंद स्वामी की सहायता प्राप्त की अपने भाष्य प्रणयन में। वर्तमान में जो कर्नाटक प्रदेश है, उसके पश्चिमी भूखंड में वनवासी प्रांत नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर उद्गीत का निवास था, ऐसा प्रमाणों से ज्ञात होता है। उद्गीत ने ऋग्वेद के अंतिम भाग के ऊपर भाष्य लिखा, जैसा कि प्राप्त होता है प्रत्येक अध्याय के अंत में वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग्भाष्ये अध्यायः समाप्तः। इस प्रकार से इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वनवासी नाम के स्थान पर उनका निवास था और उन्होंने ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिखा। उद्गीत के भाष्य में स्कंद स्वामी की शैली का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। जब जो व्यक्ति जिस चीज का अध्ययन करता है, निश्चित रूप से उसका परिणाम उसके लेखन में, उसके चिंतन में, उसके मनन में आता है। इसीलिए स्कंद स्वामी का अध्ययन करने के पश्चात जब उद्गीत ने भाष्य लिखा, तो स्कंद स्वामी की भाषा शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से उद्गीत के ऊपर भी आया। सायण के द्वारा और आत्मानंद के द्वारा उद्गीत का नाम उल्लेख अपने भाष्य में किया गया है। सायण ने अपने भाष्य में उद्गीत की व्याख्या का भी उल्लेख किया गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि सायण जो है उद्गीत के बाद के आचार्य हैं। यह जो उद्गीत का भाष्य है, ये ऋग्वेद के दशम मंडल के पंचम सूक्त से प्रारंभ होकर के 83 सूक्त तक और 83 सूक्त में भी पंचम मंत्र तक प्राप्त होता है। तिलक वैदिक संशोधन मंडल नाम की संस्था के द्वारा प्रकाशित सायण भाष्य के संशोधन के लिए, संदिग्ध पाठ के निराकरण के लिए इस भाष्य का अत्यंत महत्व है। 1935 ईस्वी में लाहौर से इसके प्रारंभिक अर्धभाग का प्रकाशन हुआ है। अब हम ऋग्वेद के एक अन्य भाष्यकार जिनका नाम माधव भट्ट है, उनके विषय में जानेंगे। सायण और वेंकट, ये दोनों माधव के भाष्य का इन्होंने अनुसरण किया है। माधव के नाम वाले 4 भाष्यकार प्राप्त होते हैं। सायण जो है वेंकट ही माधव है, इस प्रकार का कुछ लोग स्वीकार करते हैं, अन्य लोग इस विषय को अस्वीकार करते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। पंडित सांब शिव शास्त्री के मत के अनुसार वेंकट माधव का जन्म 1200 ईस्वी में हुआ। वेंकट माधव का जो भाष्य है वो अत्यंत संक्षिप्त है। दूसरे जो माधव हैं, उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम अष्टक के ऊपर टीका लिखी, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। इन्होंने पर्यायवाची पदों के उपस्थान में मंत्रों के सार्थ में अर्थ को व्यवस्थित करने का बहुत प्रयत्न किया है। माधव भट्ट के द्वारा ऋग्वेद की टीका लिखने से पूर्व एकादशानुक्रमणी लिखिता, 11 अनुक्रमणी उनके द्वारा लिखी गई। इन 11 अनुक्रमणियों में नामानुक्रमणी और आख्यातानुक्रमणी प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ऋग्वेद के नाम धातुओं का संग्रह देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंश जो कि स्वरानुक्रमणी है, वह अनुपलब्ध है, किंतु
इस अंश के द्वारा वैदिक स्वर का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अन्य टीकाओं के माध्यम से संभव नहीं है। इन्होंने बहुत ही गहरा काम इसके ऊपर किया है। देवराज यज्वा नाम के जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ की प्रस्तावना में वेंकट माधव का प्रयोग किया है, पर ग्रंथ अनुशीलन से यह ज्ञात हो जाता है कि माधव के द्वारा बताए गए जो विषय हैं उनमें कोई भी निर्देश वेंकट माधव के ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। इससे एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि माधव वेंकट माधव से भिन्न ही हैं। अब हम वेंकट माधव के बारे में जानेंगे। इन्होंने भी ऋग्वेद के ऊपर भाष्य किया है। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद संहिता के ऊपर भाष्य किया। ये वशिष्ठ गोत्र में इनका जन्म हुआ। इनके जो पूर्वज थे वह आंध्र प्रदेश के दक्षिणापथीय चोल देश में निवास करते थे। इनके पिताजी वेंकटाचार्य थे, माता का नाम सुंदरी देवी था और माता भी वशिष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न हुई थी। संकर्षण नाम के इनके छोटे भाई थे और इन वेंकट माधव के दो पुत्र जिनके क्रमशः नाम वेंकट और गोविंद इस प्रकार के थे। वेंकट माधव का भाष्य अत्यंत संक्षिप्त है और भाष्य में केवल मंत्र पदों की ही व्याख्या प्राप्त होती है। व्याकरण के अनुसार तथ्यों का निर्देश इस भाष्य में प्राप्त नहीं होता है। वेंकट माधव के द्वारा किए गए भाष्य का प्रकाशन नई दिल्ली के मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशक के द्वारा किया गया है और इसका संपादन लक्ष्मण स्वरूप नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया है। भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से उद्धृत किए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि माधव जो है विशेष व्युत्पत्ति संपन्न विद्वान थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विशेष रुचि थी, इसीलिए भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों के उद्धरण और यथास्थान प्रमाण देखने को मिलते हैं। माधव के अनुसार गूढ़ार्थ के बोध के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की उपयोगिता है, इसीलिए उन्होंने कहा संहितायास्तुरीयांशम विजानन्त्यधुनातना निरुक्त व्याकरणयो आसीत येषां परिश्रमः। अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमः शब्दरीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि। इस प्रकार हमने वेंकट माधव के विषय में जाना। ऋग्वेद के एक अन्य भाष्यकार जो कि आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं, अब हम उनके विषय में जानेंगे। मध्व इस नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है। इनके द्वारा द्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया है और इन्होंने न केवल भाष्य किया अपितु और भी बहुत से ग्रंथों की रचना की। आनंद तीर्थ के द्वारा कुछ वैदिक मंत्रों का व्याख्यान किया गया है और ये संपूर्ण व्याख्यान छंदोबद्ध है अर्थात पद्यबद्ध है। राघवेंद्र यति का कहना है कि ऋक् शाखा गतैकोत्तर सहस्र सूक्त मध्ये कानिचित् चत्वारिंशत् सूक्तानि भगवत पादैहि व्याख्यातानि। इसी प्रकार से अपने भाष्य के आरंभ में आनंद तीर्थ ने स्वयं कहा है सपूर्णत्वात् पुमान् नाम पौरुषे सूक्त ईरितः स एवाखिल वेदार्थः सर्वशास्त्रार्थ एव च। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण की गीता में जो प्रतिपादित वचन है वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, उसी का प्रतिपादन अर्थात वेद यानी कि सारे वेद संपूर्ण ज्ञान राशि के द्वारा जो ज्ञातव्य है वह मैं ही हूं। इस प्रकार की मंशा, इस प्रकार का चिंतन उनका था और उसी दृष्टि को इन्होंने यहां पर आगे बढ़ाया है। जयतीर्थ के अनुसार इस भाष्य में आदि भौतिक और आदि दैविक अर्थ के अतिरिक्त भी आध्यात्मिक अर्थ को अच्छी तरीके से प्रतिपादित किया गया है। जैसे ऋगर्थश्च त्रिविधो भवति एकस्तावत् प्रसिद्धाग्निरूपः अपरस्तदन्तर्गतेश्वर लक्षणः अन्योध्यात्मक रूपः तत्त्रितय परश्चेदम भाष्यम। इस प्रकार से इस भाष्य का उन्होंने वैशिष्ट्य विज्ञापित किया है। द्वैतवादिषु अतीव प्रसिद्धम अस्ति भाष्यम इदम। जो द्वैतवाद को मानते हैं, जो द्वैत का समर्थन करते हैं, जो द्वैत की परंपरा में विद्यमान है, ऐसे लोगों के मध्य में इस भाष्य की अत्यधिक प्रसिद्धि है। इनके मध्य भाग की रचना के समय से 30 वर्ष में ही प्रसिद्ध मध्वाचार्य और जयतीर्थ ने इस पर टीका लिखी। जयतीर्थ की टीका पर विवृत्ति 1718 विक्रमाब्द में नरसिंह के द्वारा लिखी गई।
नारायण के द्वारा एक दूसरी विवृत्ति जिसका नाम भाव रत्न प्रकाशिता है वह लिखी गई। आनंद तीर्थ का आविर्भाव काल विक्रम के 1255 से लेकर 1335 वैक्रमाब्द के मध्य में स्वीकार किया जा सकता है। आनंद तीर्थ के परलोक गमन समय पर इनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। अंत में ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य के विषय में हम जानते हैं। सायणाचार्य विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक और महाराज हरिहर के अमात्य और सेनानी थे। सायण वैदिक संप्रदाय को अच्छे प्रकार से समझते थे, जानते थे। निश्चित रूप से इसीलिए उन्होंने समस्त भाष्यों में श्रेष्ठ भाष्य की रचना की। महाराज बुक्क के प्रधानमंत्री के रूप में सायण 1364 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहे। इसके पश्चात 1379 से लेकर 1387 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो महाराज हरिहर के मंत्री के रूप में विद्यमान रहे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जो 14वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में ही इनके द्वारा निश्चित रूप से भाष्य प्रणयन किया गया। माधवाचार्य सायणाचार्य के अग्रज थे। उनकी प्रेरणा से ही सायणाचार्य ने भाष्य प्रणयन कर्म में अपनी प्रवृत्ति बनाई। इसलिए सायण के द्वारा लिखे गए भाष्य की प्रसिद्धि माधवीय नाम से है। धन्यवाद।